तो मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार के पास जातीय जनगणना के आंकड़े ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन अभी अधिकांश जनता को यह पता ही नहीं है कि सरकार के पास क्या आंकड़े मौजूद है। और सरकार के पास जब मौजूद है तो हमें तो पता ही नहीं। जिसकी काशीराम ने यही तो कहा था कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये डिमांड, मैं काशीराम जी का प्रबल समर्थक हूं और मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूं। उससे आप इंजीनियरिंग का शिक्षा ले लीजिए, आप मेडिकल का शिक्षा ले लीजिए, ये केवल और केवल धनिकों के लिए रह गया है। तो क्या गरीब के बच्चे क्या डॉक्टर नहीं बन सकते? क्या गरीब के बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते हैं? लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है। और आपने राइट टू एजुकेशन के माध्यम से क्या कर दिया? 10वीं तक। अरे क्या 10वीं तक ही क्या गरीब लोगों को, SC ST OBC वर्ग के लोगों को क्या 10वीं तक की शिक्षा हासिल करनी चाहिए क्या? मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। आखिर तक बने रहें और जरा जान लें कि 2024 की तैयारियां पार्टियां कर रही हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं जो पार्टियों को सत्ता देंगे। और कोशिश अपनी ओर से कई सारे एंगल से हो रही है, कई सारे खाके तैयार हो चुके हैं, जिसमें गोपाल प्रसाद मुझे वो सब जानकारी देते हुए आपको भी नजर आएंगे जो जरूरी है आम जनमानस से। भारत के अंदर आपने देखा होगा आरक्षण को लेकर हमेशा एक मुद्दा बना रहता है कि किसी को चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, और या हम लेने नहीं देंगे या हमें चाहिए। इसी तरह बात आती है पेंशन की भी। जब पेंशन पर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकारें दावा वादा और बहुत सारे इरादे तो बता देती हैं, पर कभी भी गारंटी नहीं देती हैं कि पेंशन जो रिटायर कर्मचारी होते हैं उनको दी क्यों नहीं जाएगी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना चला आया है। उसी के साथ साथ मूल निवासी अपने अधिकारों से वंचित क्यों हैं, इन सभी मुद्दों पर मैं गोपाल प्रसाद से बात करना चाहूंगा। गोपाल जी, जानना ये सीधा सीधा यही था कि जिस तरह से अभी कुछ महीनों में ही आरक्षण को लेकर और जातिगत जनगणना को लेकर और साथ ही साथ पेंशन को लेकर जो लॉबी तैयार हुई है, ये लॉबी क्या 2024 के चुनाव में अहम भूमिका निभा सकती है? देखिए, मेरा नाम, सर्वप्रथम आपके चैनल को मैं साधुवाद देता हूं कि आपने अपने वार्तालाप में मुझे शामिल किया। और मैं इन तमाम दर्शकों से को मैं नमस्कार करता हूं और मैं ये आह्वान करता हूं कि हमारी इस आवाज़ को, अगर आपके विचारों में वो समानता होती है, अगर आप हमारी विचारधारा को पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं इसको आम जनमानस तक बिल्कुल पहुंचाने का उसमें आप सहयोग मुझे करें। और यही हम आपसे अपेक्षा करते हैं, क्योंकि विचार जो है वो बम से ज्यादा ताकतवर होती है। अगर मेरी विचारधारा आपकी विचारधारा से मेल खाती है तो निश्चित रूप से आपको इस विचार प्रवाह में आपको सहभागी की भूमिका अदा करनी चाहिए। मेरा अभी जो प्रश्न हमारे नफीस भाई ने किया है कि वर्तमान जो सिनेरियो चल रहा है, पॉलिटिकल जो सिनेरियो यथास्थिति चल रहा है, इसमें दो जो इम्पोर्टेंट चीज है, एक है जातीय जनगणना और एक है आरक्षण और तीसरा है पेंशन। मैं इस तीन के ऊपर में स्टेप बाय स्टेप आपके समक्ष अपने विचारधारा को प्रस्तुत करना चाहूंगा। पहला जो है वो है जातीय जनगणना। जातीय जनगणना के संबंध में मैं आपको बता रहा हूं कि जातीय जनगणना वास्तव में दो तरीके से होती है, एक राज्य सरकार के स्तर से और एक केंद्र सरकार के स्तर से। ये दो तरह के आंकड़े होते हैं और दोनों का अलग अलग क्राइटेरिया है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार के पास जातीय जनगणना के आंकड़े ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन अभी अधिकांश जनता को यह पता ही नहीं है कि सरकार के पास क्या आंकड़े मौजूद है। और सरकार के पास जब मौजूद है तो हमें तो पता ही नहीं। तो इसके पीछे दरअसल बात यह है कि सरकार जो है उन आंकड़ों को, केंद्र सरकार उन आंकड़ों को प्रस्तुत ही नहीं करना चाहती, उन जातीय जनगणना के आंकड़ों को वो सार्वजनिक नहीं करना चाहती। ये सबसे बड़ा भेद है। अब आप कहेंगे कि ये आंकड़े क्यों नहीं प्रस्तुत करना चाहती? बिहार में तो हुए ना। एक मिनट, मैं आ रहा हूं, मैं अभी केंद्र की चर्चा कर रहा हूं। तो केंद्रीय स्तर पर जो जातीय जनगणना के आंकड़े हैं उसको जानबूझ करके उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके पीछे उनकी पॉलिटिकल सोच ये है कि अभी आपने सुना होगा जब काशीराम जीवित थे तो उन्होंने एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब बात इसकी होती है, यानी जिसका जितना पॉपुलेशन होगा उसको उसके हिसाब से उसको न्याय मिलेगा, उसको उतनी हक और हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन जब ये चीज ओपन हो जाएगा कि भाई किसका कितना पॉपुलेशन है तो उसके हिसाब से हिस्सेदारी देनी पड़ जाएगी, और जबकि स्थिति तो बिल्कुल अपोजिट है। सवर्णों की संख्या लगभग 15% है और पूरे के पूरे सरकारी विभागों में जितने मंत्रालय हैं उसके जो टॉप मोस्ट जितने भी पद हैं, जुडिशरी के जितने भी टॉप मोस्ट पद हैं,
एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी पद हैं, चाहे आईएएस का हो, आईपीएस का हो, इन सारे, और मीडिया का जो पूरा एलीट क्लास जो मीडिया है, जिसको बड़ा मीडिया संवर्ग कहा जाता है, चाहे वो प्रिंट का हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक का हो, इसमें जो डिसीजन मेकर्स हैं वो सब के सब, मैं आपको कह रहा हूं 80 से 90% क्या 100% तक केवल और केवल सवर्ण भरे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों का पॉपुलेशन 85% है, उसको न्याय कहां से मिलेगा? हम बात करते हैं समानता के अधिकार का, हम ये जब हमें राइट टू इक्वलिटी संविधान में बताया गया है, लेकिन राइट टू इक्वलिटी कहां हुआ? आपका जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उसका समायोजन होना चाहिए ना। ऐसी बात थोड़ा है कि जो एससी एसटी ओबीसी में प्रतिभा नहीं है, उसमें प्रतिभा की कमी है, तो आप उसका जो डिजर्विंग जो बैकलॉग है, वो बैकलॉग तो भरा ही नहीं गया, और सरकार हमें बेवकूफ बनाती रही। सरकार अभी क्या कर रही है, आरक्षण के मुद्दे को लेकर के सवर्ण और जो एसटी एससी ओबीसी में वर्ग विभेद पैदा करवा रही है, लड़वा रही है। हमें खाई में बांट दिया गया, लेकिन और अंदर में क्या किया, बैकलॉग ही नहीं बढ़ा, यानी वैकेंसी ही नहीं बढ़ेंगे। तो जब वैकेंसी नहीं बढ़ेंगे तो आरक्षण का आप क्या क्या उखाड़ लोगे? तो आरक्षण का झुनझुना लेके क्या करोगे? ये वास्तविक स्थिति है। और इन्होंने क्या किया, उसमें दोहरी चाल देखिए सरकार की। दोहरी चाल ये है कि सारा का सारा जो गवर्नमेंट का पोस्ट है वो बांट दिया गया, उसके लिए टेंडर पास कर दिया गया, उसके लिए ठेका पर दे दिया गया, यानी एडहॉक बेसिस पर नियुक्ति करेंगे, उसमें सरकारी जो उसका मानदंड है उसका पालन नहीं होगा, और उस तरह से वहां पर रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज आवश्यकता है कि यदि प्राइवेटाइजेशन भी आप करेंगे, यदि ठेका पर भी आप मजदूर लेंगे, तो उसमें भी आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। आज इसके जो भी आरक्षित वर्ग है, इनका आज एक प्रमुख मुद्दा है, यानी निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू होना चाहिए। केवल सरकारी स्तर पर आप चाहे पढ़ाई हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे ट्रांसफर हो, चाहे नौकरी हो, इसमें अगर आपने केवल आरक्षण दे दिया उतना ही सफिशिएंट नहीं है। अब चूंकि आप तो दोहरा खेल खेल रहे हैं, आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र में आरक्षण की जो बाध्यता है वो निश्चित रूप से लागू होना चाहिए सरकार को। किसी भी सरकार को, जो सरकार नहीं करेगी वो एससी एसटी ओबीसी वर्ग का पूरा अहित करेगी, और उसके लोकतंत्र में जनता को अधिकार है 5 साल में सरकार बदल देने का। तो इस बार एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं वो सोचने के लिए मजबूर हैं कि हम उस सरकार को निश्चित रूप से बदल देंगे, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो हमारे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे साथ न्याय नहीं कर रही है, हमारे को नौकरी नहीं दे रही है। जो मोदी जी ने कमिटमेंट किया कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, नहीं दिया, 15 लाख देंगे, नहीं किया। तो जो जिसकी काशीराम ने यही तो कहा था कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये डिमांड, मैं काशीराम जी का प्रबल समर्थक हूं और मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूं। उससे भी पहले डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो निश्चित रूप से एससी एसटी ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं वो शिक्षा भी हासिल कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वो संगठित भी हो रहे हैं, और इस बार पूरा संघर्ष जो है आपको दिखेगा मैदान में, और इसके लिए वो सारे के सारे गोलबंद हो गए हैं। और उसके जो समर्थक जो पार्टियां हैं, अगर उसके संगठन को इंपॉर्टेंस नहीं देगा, उसके मांगों को इंपॉर्टेंस नहीं देगा, तो उनको तराश दिया जाएगा इस बार लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं। तराश है बीजेपी के अंदर एसटी एससी ओबीसी के लोग मौजूद हैं, कांग्रेस में लोग मौजूद हैं, खाली ब्राह्मण थोड़ा ना मौजूद है वहां पर। मैं उसका जवाब दे रहा हूं। अलग से संगठन बनाओगे क्या, अलग से पार्टी खड़ी करोगे? ऐसा होता है, संगठन विचारधारा जो है ना, विचारधारा सबसे स्ट्रांग होती है। अगर आपने जनमानस की भावना को नहीं समझा और अपनी चलाते रहे, तो सबसे पहले आप, जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता एनालिसिस कर रही है, समीक्षा कर रही है कि क्या क्या किया है आपने क्या क्या नहीं किया। हम 70 साल के कांग्रेस के शासन काल से क्षुब्ध हैं, तभी बीजेपी आई, उससे जो क्षुब्ध हुए तभी नए पार्टी के रूप में बीजेपी का 2 से लेकर के आज बहुमत की ओर आ गई बीजेपी। अब बीजेपी भी अगर उस जन आकांक्षाओं का पालन नहीं कर रही है, उसकी भावना को इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, तो बगावत तो होना है। तो बीजेपी के इस 10 साल के शासनकाल में हमने देख लिया कि शिक्षा जो है सबों के लिए फ्री नहीं हुआ, स्वास्थ्य जो है सबों के लिए फ्री नहीं हुआ। ये जो केवल भरमाते हुए आंकड़ों का केवल ये प्रयोग कर रहे हैं। आप उच्च शिक्षा में कोई भी देख रहे हैं क्या? गरीबों के लिए उच्च शिक्षा है क्या? नहीं है। आप इंजीनियरिंग का शिक्षा ले लीजिए, आप मेडिकल का शिक्षा ले लीजिए, ये केवल और केवल धनिकों के लिए रह गया है। तो क्या गरीब के बच्चे क्या डॉक्टर नहीं बन सकते? क्या गरीब के बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते हैं? लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है। और आपने राइट टू एजुकेशन के माध्यम से क्या कर दिया? 10वीं तक। अरे क्या 10वीं तक ही क्या गरीब लोगों को, एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोगों को क्या 10वीं तक की शिक्षा हासिल करनी चाहिए क्या?
तो ये कहाँ का न्याय, समानता का अधिकार का ये साफ उल्लंघन हो रहा है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का पूरा उल्लंघन है। मैं बात कर रहा हूं उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन का, मैं बात कर रहा हूं उच्च शिक्षा में समानता के अधिकार का, मैं बात कर रहा हूं कि ये जो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है इसके दायरे को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। ये केवल प्राइमरी एजुकेशन तक नहीं रहना चाहिए, ये हायर एजुकेशन में भी होना चाहिए। ये लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मुद्दे रहेंगे, ये बिल्कुल रहेंगे। दूसरा, कौन लाएगा उनको? इस चीज को हम लाएंगे, हम लोग प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। देखिए उसके लिए प्लेटफॉर्म ये है कि वास्तव में अब तीन ग्रुप जो है सामने आएगा, विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी। पहला जो एनडीए गठबंधन है, जिसमें बीजेपी प्लस अलायंस है। बीजेपी की अकेली सरकार नहीं है, बीजेपी प्लस जो भी उनके अलायंस है वो है उनके पहले इंडिया हो गया। उसमें भी देखिए, उसमें भी जो उनके अलायंस है वो अब जो डूबती हुई जहाज होती है ना, उसको लोग छोड़ना पसंद करते हैं। जयललिता की जो पार्टी है एआईएडीएमके, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया है। ये बहुत बड़ी समाचार है, ऐसा नहीं है, बड़ी है, पर वो छोड़ा किस वजह से, वो मुद्दा अलग है। वो मुद्दा अलग है, वो समझना पड़ेगा ना आपको कि जो सत्ताधारी पार्टी है आज उसको उसका अलायंस क्यों छोड़ दिया, आज अकाली दल ने क्यों छोड़ दिया। ये शर्तें होती हैं अंदर खाते नहीं, अंदर खाते नहीं, बहुत मजबूत बात है। अकाली दल की एक सांसद महिला आरक्षण बिल पे मोदी सरकार को किस तरह से धोया है, इसको वीडियो को देखिए आप, पार्लियामेंट को, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर वास्तव में महिला आरक्षण की ये पक्षधर होते। राजनीति में बहुत सी जगहों पर गुंजाइश है। नफीस भाई, मैं आपको जवाब देना चाह रहा हूँ, ये महिला आरक्षण का लॉलीपॉप लेके आए, अभी महिला आरक्षण में हुआ क्या, मिला तो सही, एक नहीं, बिल्कुल गलत बात। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, आप हमारे प्रश्न बाद में कीजिए, पहले हमारे उत्तर को समझ लीजिए। मैं आपको, अगर इनकी कोई भी नीति तब काम करती है जब नीयत साफ होती है। इस सरकार की नीयत ही साफ नहीं रही, और नीयत अगर साफ होता तो ये आरक्षण का जो विधेयक है महिला आरक्षण का, ये 2014 में ही लागू हुआ होता, क्योंकि इनको पता था कि परिसीमन कितने दिनों में होता है, जनगणना कितने दिनों में होती है। तो ये सारा जो बाध्यता कंडीशंस लगाया, इनको लागू करना ही नहीं था। तो वो कब होगा, 2039 में होगा, 2029 में होगा, इस तरह का कंडीशंस लगा के आपने क्या आगे तो बढ़े? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़े। इसको तो कराया, इसको आप अगर नफीस भाई, आपके जैसे बुद्धिजीवी अगर लॉलीपॉप देख करके खुश हैं, तो फिर आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। इस बात को नोट कर लीजिएगा। ये जो कौम होती है, जो जिंदा कौमें होती है, वो 5 साल का इंतजार नहीं करती। 5 साल के अंदर में सरकार बदल देती है, और काशीराम जी ने यही कहा था कि हर एक जिंदा कौम जो है वो 5 साल इंतजार नहीं करती, और 5 साल के अंदर में योजना में फर्क होता है। मैं आपको बता देता हूं कि इसके संबंध में आपको पता नहीं कि आपके अंदर में वोट भी डालने की योजना कोई 1 घंटे में नहीं बन गई थी। आप इस मुद्दे को कितना समझते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो जातीय गणना अभी हुई है बिहार में, बिहार ने एक आईना दिखाया है कि जब बिहार में इस तरह से जातीय जनगणना हो सकती है, तो अन्य स्टेट में क्यों नहीं हो सकता, केंद्रीय स्तर पर क्यों नहीं हो सकता। और केंद्र से अब ये क्वेश्चन मार्क ये है कि जब आपके पास जातीय जनगणना के आंकड़े हैं, तो अब उस पर भी दबाव बढ़ेगा जनमानस का कि आप उस आंकड़े को डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहे। तो जातीय जनगणना का जो आंकड़ा है, अगर केंद्रीय स्तर से उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा तो ये एक अन्याय है, क्योंकि केंद्र सरकार का जो बजट है, बजट ही पूरा का पूरा जातीय जनगणना पे डिपेंड करेगा। जब जिसकी जितनी संख्या बढ़ी होगी, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उस कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए क्यों नहीं उस बजट का वो हकदार है उसका, और निश्चित रूप से उसका होना चाहिए। ये कहावत है, हम बिहार से आते हैं, मैं मूलतः बिहार का हूं, और बिहार में एक कहावत है कि माल महाराज के और मिर्जा खेले ओली। तो ये नहीं चलेगा। ये जो है हमारा हक है, हमारा अधिकार है, तो हम निश्चित रूप से उसको लेना जानते हैं। और अधिकार मांगने से नहीं मिलती, अधिकार छीनना पड़ता है, और छीनना हम जानते हैं। और इस बार जो 5 साल का इंतजार लोग नहीं करेंगे, और आगामी जो चुनाव है इसमें इसका आपको झलकियां दिखाई देगी। फिर झलकियां दिखाई देंगी। फिर भी मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था कि अगर मान लो कोई पार्टी या कोई संगठन मौका देता है आपको कि भाई प्रचार करिएगा, स्टार प्रचारक बन के जाइएगा, तो कहाँ जाना पसंद करेंगे? देखिए, उसके लिए हम लोगों ने रणनीति बनाई है कि ना तो हम एनडीए का समर्थन करेंगे, और ना हम INDIA गठबंधन का समर्थन करेंगे। हमारा तीसरा मोर्चा होगा, और उस तीसरा मोर्चा का नाम है भारत गठबंधन, BHARAT। इस नाम के बहुत सारे गठबंधन बन चुके हैं। नहीं, BHARAT के नाम से एक ही गठबंधन है। उसमें जो एक कोऑर्डिनेटर है, उनका नाम है डॉक्टर सुधीर अग्रवाल, जो मेरठ से बिलोंग करते हैं। देखो, सोशल मीडिया में गठबंधन बना के बैठा भारत नाम का। ऐसा है, किसी भी चीज को नफीस भाई बिना जाने हुए
हल्के में लेने का कोशिश मत करिए। भारत न्यूज़ देखो बस खाली। हम अगर किसी चीज को जानते नहीं, उसको पहचानते नहीं, उसको स्टडी मैंने नहीं किया है, तो इसके ऊपर में आपका कमेंट करना बिल्कुल गलत है। मैं जानना चाहूंगा उसके बारे में पूरा, मैं मिलना चाहूंगा आपसे, क्योंकि भारत गठबंधन का जो नाम मैं सुन रहा हूँ बहुत सी जगहों पर सुना मैंने। बहुत कुछ, कोई भी आदमी सर्वज्ञ नहीं होता, कोई भी आदमी गूगल नहीं हो सकता। तो जिस चीज को मैंने जाना है उसका प्रत्यक्षदर्शी गवाह रहा हूं। मैं मेरठ गया था अभी 2 तारीख को, और वहां भारत गठबंधन के नेतृत्व में जो है उस बैनर के तले केवल और केवल बैनर का नाम था भारत गठबंधन, उसी के द्वारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, और ऑर्गेनाइजर जो था उसका नाम था समग्र विकास पार्टी, वो ऑर्गेनाइज किया था और भारत गठबंधन के बैनर के तले प्रोग्राम हुआ था। उसमें पूरे भारत के 41 दल ने पार्टिसिपेट किया था। आमंत्रित 100 दल था, उसमें 41 दल ने पार्टिसिपेट किया था। दूसरा जो ग्रुप है वो है राष्ट्रीय महागठबंधन के, जो डॉक्टर एमयू दुआ साहब उसके कोऑर्डिनेटर है। तो ये जो गठबंधन है इनका भी यही कहना है कि हम इंडिया को हम इंडिया नहीं बल्कि भारत का है, यानी ये भी भारत शब्द के पक्षधर हैं। इनको भी इंडिया नाम पसंद नहीं है। तो इनसे हमारी वार्तालाप हुई, मैंने इनको बताया, इन्होंने भी उसको समर्थन किया है। और अभी इस 14 तारीख को दिल्ली में सागरपुर में इसकी बैठक होगी, जिसमें डॉक्टर एमयू दुआ के नेतृत्व में जितने भी पार्टी के लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, वो भी बैठेंगे, और प्लस में समग्र विकास पार्टी के अंतर्गत में जो 41 पार्टियां हैं उनके भी प्रतिनिधि बैठेंगे। इस तरह से 50-60 दलों की कंबाइंड मीटिंग होगी, और उसमें आगे का एजेंडा जो है, प्रारूप जो है, उसके लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना है और चर्चाएं जारी है। उसका जो प्रारूप है, उसकी जो संरचना है, आगे कैसे मूव करेगी, ज्वाइंट मुद्दा क्या होगा, आगे का एजेंडा क्या होगा और कैसे रणनीति बनेगी, इन सारे चीजों पर इंटरनल मीटिंग्स और जूम मीटिंग वगैरह चालू हो चुका है। हम भी देखेंगे, और ये वक्त बताएगा कि किस तरह से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी ये लोग भारत के नाम से करते हैं। क्योंकि मैं तो भारत न्यूज़ 247 चला रहा हूं, और यही जानना चाहूंगा कि भारत कर क्या रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारत का नाम लगभग मैं कई सारे प्लेटफॉर्म के द्वारा सुन चुका हूं कि गठबंधन ये भारत नाम का हो रहा है, पर ये असल है कहाँ, इसकी खोज करनी पड़ेगी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।